गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग कल जो है आपका भाग 1 ख़त्म कर चुके थे। आज आपका भाग 2 यानी कि सामाजिक विकास के अंतर्गत मानव विकास आपका जो पहला टॉपिक है वो होगा। ठीक है, तो जो मानव विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका, इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन 71 का पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि जो यूएनडीपी का रिपोर्ट 2025 है, उसके अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में अगर 58.6 वर्ष थी तो 2023 में कितना हो गया? तो ये 72 वर्ष हो गया, यानी कि आपका जीवन प्रत्याशा बढ़ा है। 90 में ये 58.6 वर्ष था, अभी 23 में जाते जाते ये 72 हो गया है। 72 वर्ष जो है आपका हो गया है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? मानव विकास रिपोर्ट बैंक जो है के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। तो क्या ये सही है कि क्या जो मानव विकास रिपोर्ट है ये एक वार्षिक प्रकाशन है? तो आपका आंसर होता है ए आपका, यानी कि ए जो है आपका सही नहीं है। ये वार्षिक प्रकाशन नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा जो बाकी जो आपका दो तीन ऑप्शंस और हैं, ये आपका सही है। और ये जो है पहली बार 1990 में HDI रिपोर्ट पहली बार जो है आपका HDI जो है वो 1990 में पेश किया गया था। ठीक है ना। और ये मानव विकास रिपोर्ट जो है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों को देखता है। इसके पहले हम लोग इसका जो 3 ऑप्शन और है इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका है कथन कौन सा सही नहीं है? तो ए जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन में यूएनडीपी के द्वारा लिखा हुआ है, तो ए आपका सही नहीं है, बाकी सही है। दूसरा ऑप्शन है जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापता है, सही है। जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापता है, और ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर है कि प्रौढ़ साक्षरता। ठीक है ना। जो प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है, ये भी आपका सही है। जीवन स्तर की माप जो है क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार होती है, अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इसके द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा जारी किया जाता है। बॉक्स को देखिए, ये जो यूएनडीपी रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। मानव विकास के 3 प्रमुख आयाम जो होते हैं, इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, और साक्षरता दर, जन्म पर जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें ज्ञान, लंबे और स्वस्थ जीवन और जीवन जीने की उचित मानक है ये, और ये पहली बार 90 में जारी किया गया था। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? तो जो यूएनडीपी के अंतर्गत जो मानव विकास सूचकांक हम लोग जारी करते हैं, उसमें कई सारे घटक होते हैं। तो किसको नहीं लिया गया है? तो शिशु मृत्यु दर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक निर्माण में निम्न घटक होते हैं। कौन कौन सा होता है ये इंपॉर्टेंट है आपका। मे बी अगली बार जो है आपका इन्हीं में से 4 दे दे और कहिए कौन सा नहीं है या कौन सा है। ठीक है। तो पहला है आपका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार पीपीपी के मॉडल पे। फिर दूसरा है साक्षरता दर। तीसरा है आपका जन्म पर जीवन प्रत्याशा, और शिशु मृत्यु दर को छोड़कर शेष सभी जो है आपका घटक है। ठीक है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 69 में आपका 69 में तो सबसे ज़्यादा 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही पूछा गया है, और सभी इस 69 में जो है कि अच्छे लेवल का पूछा गया, स्टेटमेंट वाइज कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन रहता है वो पूछा गया है। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स को ऐसे ही बस एवं ही आप छोड़ो, क्या ही पढ़ना है, 10-12 रहता है, ऐसा कुछ नहीं करना है।
हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, क्योंकि आपका अभी टाइम है 3 महीना। तो ये सोचकर आप अभी वैसे सब्जेक्ट को पढ़ लो, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है। ये सब सब्जेक्ट को आप क्वेश्चन बैंक से और जो करंट है उससे अपडेट करके पढ़ते रहो। बाद में आपका जो 4 सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, जो आपका हिस्ट्री, करंट, बिहार और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस हो जाता है और इधर वाला कहीं ना कहीं आपका रह जाता है। ठीक है ना। तो ये 15 से 20 नंबर तक का जो एवरेज आता है नंबर, इससे इसको पहले आप करके हटा दो। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसे। तो ये केवल 4 है आंसर आपका। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को। बाकी जो है आपका सही नहीं है। किसी देश के व्यक्ति और अधिक पूंजी संचय करने को नहीं, ज्ञान में वृद्धि करने को ना, कौशल स्तर में वृद्धि करने को नहीं। तो शिक्षा में जो निवेश होता है ना, शिक्षा में निवेश मानव पूंजी में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझ बूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम भी है, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवासन और सूचना मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत हैं। ठीक है। शिक्षा में जो निवेश होता है वो कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवासन और सूचना जो है वो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर आपका जो 4 नंबर हो गया है आपका, अब आपका आ गया रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं। इस टॉपिक से प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन आपका जो 71 में पूछ चुका है। सरकार के द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना जो है सहयोग करती है किस में। तो दोनों में करती है। सरकार के द्वारा जो घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना है वो भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योग से निर्यात में करती है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में इनका योगदान है। ठीक है। तो आपका दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। तो सी आपका सही है। चलिए बॉक्स को पढ़ लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान का घोषित उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ा करके भारत का जो वैश्विक सप्लाई है, चेन है और निर्यात केंद्र के रूप में इसको विकसित करना है भारत को। यह अभियान विदेशी निवेश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये एफडीआई नीति के क्षेत्र को विशेष रूप में उदार बनाकर भारत में ही अपना उत्पादन सुविधा को स्थापित करने, विशेषतः रक्षा और अन्य विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में है। ठीक है। तो ये जो आपका आत्मनिर्भर भारत योजना है ना, वो भारत का निर्माण क्षमता में वृद्धि करेगा, निर्यात में वृद्धि करने की बात की गई है, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका 71 तो हो गया। अब 69, क्योंकि 71 के पहले 69 ही ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें इकोनॉमिक्स एकदम मतलब मस्त ही पूछा था, क्या ही कहो। अच्छा ही क्वेश्चन था बिल्कुल। आपका जो है स्टेटमेंट वाला 4 लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन देख के डर मत जाना। बस ये योजना को ही विस्तार में बता देते हैं और एक आध इसमें गलत रहता है जो आपको एलिमिनेट करना रहता है, बस और कुछ नहीं रहता है। और ये सारी योजनाएं आपको आर्थिक सर्वे, बजट और जो भी 1 साल का करंट अफेयर्स है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। ठीक है। तो स्वामित्व योजना के बारे में आपको कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। गलत है ये पहले पढ़ना, क्योंकि कई बार मैंने भी मिस्टेक किया है। गलत नहीं देखते हैं और जो है कि पढ़ने के क्रम में पढ़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो गलत कौन सा है, तो 1 और 3 आपका गलत है। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो जो स्वामित्व योजना है इसका पूरा नाम क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है। तो ये स्वामित्व इसका नाम हो गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये सही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आबादी युक्त भूमि का सीमांकन करना है। अप्रैल 2020 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है।
तो यह जो है खनन मंत्रालय के दायरे के अंतर्गत जो है नहीं आता है, इसलिए ए आपका सॉरी सी आपका जो है सही है। यानी कि एक गलत है और तीन गलत है। तीन कौन सा है? CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए। CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चौथा भी आपका ऑप्शन सही है। यह योजना जो है ड्रोन तकनीक के माध्यम से भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों में जो आबादी है उनकी संपत्ति का स्पष्ट रूप से स्वामित्व स्थापित करने के लिए ही एक सुधारात्मक पहल प्रदान कर देती है। कि चलिए ठीक है, आपका सारा भूमि जो छोटे छोटे खंड का सबका नक्शा बना देते हैं ग्रामीण बस्तियों का, और जो उनका एक्चुअल में कौन मालिक है, कौन सा संपत्ति किसके नाम से है, ये आपको बहुत ही अच्छे से सुलभ हो जाएगा, देखने में बनेगा आपको कि क्या ही सही है। ठीक है ना? नहीं नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस बॉक्स का अलग से भी एक अच्छा से दिया हुआ है आपको पूरे। अच्छा, CORS के बारे में भी जानना है, जो आपका तीसरा ऑप्शन था। ठीक है ना? तीसरा जो आपका ऑप्शन था कि CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, तो नहीं, ये भी आपका गलत है। CORS का मतलब होता है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस। ओके, तो आपको हर एक योजना का ना डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आप जो एलिमिनेट कर पाओगे। और ये ऐसा कुछ भी डरना नहीं है कि अरे बाबा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये है वो है, इतना सारा लंबा क्वेश्चन है, सब गलत हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी जो है उसका उपयोग करके ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इस योजना के तहत CORS जो है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान है, जो कि भूमि का सटीक भू संदर्भीकरण, भू सत्यापन और सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ये जो CORS है ये बस भूमि के लिए रिलेटेड है, और जो स्वामित्व योजना है ये भूमि से रिलेटेड है आपका, तो अच्छे से आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए और अलग एक योजना के बारे में जानते हैं हम लोग। आयुष्मान सहकार योजना। ये मत सोचना कि ये योजना, ये क्वेश्चन पहले का पूछा हुआ है और अब नहीं आने वाला है। अगर इस गलत फहमी में हो तो एडू का क्वेश्चन जाकर देख लो, एसो का देख लो। सारी योजनाएं और जो बजट पहले वाला है वही देता है, क्योंकि आयोग बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है ना? आयोग को भी पता है कि कौन सी चीज़ें आपका रिमाइंड में नहीं है। ठीक है ना? तो आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कह रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो ए ही सही नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू नहीं किया है, बल्कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, बाकी आपका तो सब सही है, क्योंकि ऑप्शन में आपका सिर्फ ए गलत है। चलिए बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं अच्छे से। यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। ठीक है, ये जो आयुष्मान सहकार योजना है, आपको आयुष्मान से ही पता चल जाएगा कि क्या है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सहकारी सहायता ये करने की योजना है। मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल के जो बुनियादी ढांचे हैं, आधुनिकीकरण, विस्तार है, मरम्मत है, नवीकरण है, सबको इसमें शामिल कर दिया गया है। और यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के द्वारा तैयार किया गया है। आयुष्मान सहकार योजना किसके द्वारा तैयार किया गया है? NCDC का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय सहकार विकास निगम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा इसको NCDC के द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के द्वारा तैयार की गई योजना है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में दिया रहे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है भारत सरकार के अधीन जो है, सॉरी, तो आपका ये दोनों आएगा। ठीक है ना? दोनों आपका इसमें आएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो गया है, इसका बॉक्सेस आप पढ़ लीजिए। 19 अक्टूबर 1920 को जो है प्रारंभ हुआ है। 19 अक्टूबर को क्या है? इंदिरा गांधी का जन्मदिन। ओके ना? कहीं से भी पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना है,
19 अक्टूबर को जो है इंदिरा गांधी का जन्मदिन है और झांसी की रानी का भी जन्मदिन है, तो इसलिए डेट जो है आपका कंफर्म हो जाता है। तो 19 अक्टूबर 1920 को शुरू किया गया था आयुष्मान सहकार योजना को कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के अधीन जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है उसके द्वारा योजना का उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण आदि द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना। वर्तमान में एनसीडीसी सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दायरे में है, ये भारत सरकार के दायरे में। चलिए एक नेक्स्ट आपका फिर से आ गया एक योजना, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है आपका ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में, एनपीएस, ये बहुत चर्चा में भी था एनपीएस आपका। तो इसमें कह रहा है कि सही कथन क्या है? तो एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ये आपका सही है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। बाकी आपका सही नहीं है। चलिए बॉक्स में देखिए क्या है। ये जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार और अन्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना, भारत के सभी नागरिकों को नियमित करने, ये गलत किया गया। राज्य सरकार के लिए, अन्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके अलावा इसका विनियमन जो है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ, इर्डा, इर्डा नहीं है, ठीक है, वो तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर दोगे। ये इसका विनियमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इस योजना से जुड़ने वाले जो देश के 18 से 70, ये आप नंबर याद रखना, ओके ना, 18 से 70 वर्ष के सभी नागरिक जो है इसमें आपका शामिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो और देखो बॉक्सेस में, तो ये स्वैच्छिक योजना है। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा जो 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना आया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी गई, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। 1 अप्रैल 2025 से आपका यूपीएस प्रभावी है, एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है। चलो, और आया कब था ये? 24 अगस्त 2024 को आया था, मंजूरी तब मिली थी उनको। चलिए मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। 2014 का ही मिशन है ये, और इसकी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम आ गया। ये किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से रिलेटेड है, जो कि 2022 का आपका क्वेश्चन है। 2014 में ही ये मिशन शुरू हो गया था, इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2021 में, ठीक है। और बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों के टीकाकरण पे बल दे दिया गया, और कोविड महामारी के टाइम में टीकाकरण नहीं हो पाया था, बाकी हर टाइम हो रहा है इसका, ठीक है ना। चलिए बजट वाला जब क्वेश्चन देखिएगा ना, तो अभी का ज़रूर आप ऐड कीजिएगा इसमें। बजट 2019-20 में घोषित हुआ था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? तो अभी वाला भी आपको ऐसे ही पूछेगा, जो भी योजना अभी आया है 2026, 27, 25, 26, सब दोनों आपका कर लेना है, ठीक है ना। तो उसमें योजना जो भी है उसका लक्ष्य पूछेगा आपसे, तो इसमें तो आपका ये आंसर है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब भाग मत जाना, ये बॉक्स देख के जो भाग जाते हो ना, योजना आपसे पक्का बोल रहे हैं कि पीछे वाला ही पूछता है कभी कभी, ठीक है ना। तो 2020 का भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तैयार किया गया है, ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तैयार किया गया है इसको, और ये उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित उन श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है। एक तो ये असंगठित क्षेत्र के लिए है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा उनको दिया जाता है। उसके अलावा ये स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें क्या है, उन श्रमिकों के लिए जो 60 वर्ष की आयु के बाद, 60 साल के बाद क्या होता है कि उनको 3,000 रुपये की एक न्यूनतम मासिक पेंशन, महीने की पेंशन सुनिश्चित कर दी जाती है, और उनका मासिक आय 15,000 रुपये तक जिसका है, ठीक है ना, 15,000 रुपये तक मासिक आय है, तो उनको ये दिया जाता है पेंशन। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सम्मानजनक है, और देश के जीडीपी में लगभग 50% योगदान करते हैं ये असंगठित क्षेत्र। अभी तो और होगा, ये पहले का डाटा है,
तो ये जो योजना है इसको 2019-20 में लाया गया था। यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा LIC और जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर है उसके द्वारा ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से निर्बाध कार्यान्वयन के लिए प्रशासित किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ऑलवेज पूछा जाता है क्योंकि योजना तो कभी भी पुराना नहीं होता है, ठीक है। तो डर के नहीं भागना है किसी भी चीज़ से। पढ़ने से कौन भागता है जी। आप शॉर्टकट खोजोगे ना तो ज़िंदगी भर ऐसे ही लटके पड़े रहोगे ना पीटी में ही, क्योंकि अब पीटी हार्ड हो गया है। अब आपको बॉक्सेस पढ़ने पड़ेंगे, चाहे जो भी हो, यूपीएससी का हो, घटना चक्र का हो, या कोई भी, आप जो भी कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, उसका भी सोल्यूशन पढ़ना होगा, उस पर टाइम देना होगा, है ना। चलिए, PMSYM की मुख्य विशेषताएं क्या है, एक बार इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। केंद्र सरकार 1.1:1 के आधार पे श्रमिक के अंशदान के बराबर अंशदान करती है। यह योजना स्वैच्छिक है, जो श्रमिकों को उनकी सामर्थ्य और आवश्यकता के आधार पर अंशदान करती है। यदि लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके पति पत्नी किसी की हो जाती है तो पेंशन राशि का 50% दिया जाता है, वो भी था। पारिवारिक पेंशन केवल पति पत्नी को ही मिलेगा और किसी और को नहीं। अगर दोनों मर गए तो फिर यानी कि बेटा बेटी को मिल रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये जो है प्रतिभागी निर्दिष्ट शर्तों के अधीन योजना से बाहर अगर निकल जाते हैं फिर पात्र श्रमिक सामान्य सेवा केंद्र CSC या मानधन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह योजना LIC के द्वारा प्रशासित है, जो वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। LIC के बारे में और भी बहुत कुछ न्यूज़ में है, देख लेना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना, प्रत्येक ग्राहक को क्या है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना मिलेगा, 3000, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, इसमें से 2-3 है, इसलिए आंसर आपका ई है और ये 65वीं का क्वेश्चन है। एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, ये देख लीजिए। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन। 19 अक्टूबर को क्या शुरू हुआ था, वो वाला भूल गया था। चलो फिर से दिखा देते, 19 अक्टूबर को कौन सा शुरू हुआ था। अच्छा जी, आ, 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 हाँ, ये आपका आयुष्मान सहकार योजना है ना। आयुष्मान सहकार योजना भूलना मत प्लीज़। 19 अक्टूबर झांसी की रानी और इंदिरा गांधी का जो है जन्म दिवस है। अब चलिए समुदाय विकास कार्यक्रम, ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के टाइम में 1952 में, और देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। अब बोलोगे कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोलती हो, क्योंकि हड़बड़ी तो तुम ही को रहता है। चलो 9 क्वेश्चन, 9वां नंबर भी है सेम टू सेम, 1952 में शुरू किया गया था, है ना। अब चलिए 10वां भी क्वेश्चन है ना, वही है सेम टू सेम। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, तो बॉक्सेज आपको बहुत जल्दी में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक तो समुदाय का सर्वांगीण विकास में भौतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक सभी आता है, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कृषि पालन, पशुपालन, सब कुछ आगे, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्पादन, संदेश वहन, ग्रामोद्योग, पंचायत जीवन के सभी महत्वपूर्ण सभी चीज़ शामिल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, UNO के अनुसार, ये वे प्रक्रियाएं होती है इसके अंतर्गत जो समुदायों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरफ से 360 डिग्री, ओके ना, वो कल्याण ही कर दे, बस हो गया, समुदाय का कल्याण करते। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया, राजस्थान। राजस्थान में शुरू किया गया था। कब किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम और सामुदायिक विकास दोनों 2 अक्टूबर को किया गया था, वो 1952, और ये 1977 में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम 1977, ओके ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इस टाइप का। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि इस योजना को लागू करने का सही कालक्रम क्या है। तो डी है 2-4-3-1, 2-4-3-1, 2 यानी कि ट्राइसेम पहले, फिर RLEGP, ठीक है, उसके बाद 2-4-3 यानी कि JRI, उसके बाद पहला यानी कि EAS, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो गया ट्राइसेम हो गया, फिर RLEGP हो गया,
JRI हो गया और फिर EAS हो गया। ओके, चलिए इसका बॉक्सेस पढ़ के क्लियर हो जाएगा आपको। ट्राइसिम का मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, और ट्राइसिम जो है ना 18 से 35 वर्ष के जो आयु के ग्रामीण युवाओं को 18 से 35 याद रखना। यहाँ पे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की बात की गई है। अगस्त 1977, याद रखो, अगस्त 1979 में ये अगस्त में शुरू किया गया था। ट्राइसेम 18 से 35 आयु के ग्रामीण युवाओं को, शहरी नहीं ग्रामीण, उसको देखने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए। फिर RLEGP आ गया आपका सेकंड नंबर पे। इसका फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो कि 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार को देने के लिए, दोनों का मकसद वही ग्रामीण युवाओं को देखने के लिए, ठीक है ना। फिर आपका आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP। उसके बाद है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के विलय के द्वारा अब सेकेंड नंबर पे ना क्या ही बन गया आपको बताएं, JRI बन गया। JRI में दो चीज़ शामिल हो गया है, एक तो आपका NREP और दूसरा है आपका RLEGP, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और दूसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ये दोनों को मिलाकर क्या बन गया, जवाहर, ये दोनों को मिला के आपका जवाहर रोजगार योजना बन गया। अप्रैल 1989 अप्रैल में शुरू किया गया था JRI। अब रोजगार आश्वासन योजना EAS का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को हुआ है। 2 अक्टूबर 1993, जब ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता है ना इकोनॉमिक्स में, तो यही सब आपका डेट वगैरह पूछ देता है। बाकी तो इकोनॉमिक्स में जनरली करंट से अपडेट ही क्वेश्चन पूछता है, बजट वगैरह योजना ये सब, ठीक है। तो जो EAS है वो भी 2 अक्टूबर को था। अंत्योदय कार्यक्रम भी जो है आपका वो भी 2 अक्टूबर को था। अंत्योदय 1977 में था, और जो आपका EAS है रोजगार आश्वासन योजना, ये 2 अक्टूबर 1993। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। तो सारी योजना हम लोग करेंगे, एक बार अच्छे से फिर से करेंगे, ये लास्ट नहीं है इकोनॉमिक्स, इसके बाद बंद नहीं होना है। हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको शेयर कर दिया जाएगा। जीवंत कार्यक्रम जो है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो है 13 नंबर क्वेश्चन आपका, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सही कथन क्या है इसमें। तो डी आंसर आपका सही है कि ये जो जीवंत ग्राम कार्यक्रम है ना, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। केंद्रीय बजट भाषण 22-23 के टाइम में जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया था। 22-23 में शुरू किया गया था जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्यों किया गया था, उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए, ठीक है। इस योजना के माध्यम से ये करना था। उसके अलावा कनेक्टिविटी उनकी सुधारनी थी, बुनियादी सुविधा उनका देखना था, कोई विकास के लाभ से वंचित ना रह जाए, ये सारा चीज़ उनको देखना था। अवसंरचना वगैरह सब उनको, डायरेक्ट होम एक्सेस की व्यवस्था भी की गई थी उनको, दूरदर्शन, शिक्षण चैनल ये सब दिया जाए। इसके अलावा 15 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ठीक है, ये 23 का ही है और करंट यहाँ से आपको पूछ सकते हैं। 15 फरवरी को सरकार ने इतनी सारी जगहों पे 19 जिले के उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉक के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास हेतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 को मंजूरी प्रदान की है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 क्या है, 15 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है। तो ये जो है 19 जिलों के उत्तरी सीमा से सटे हुए 46 ब्लॉकों को शामिल किया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, PM कुसुम योजना के बारे में है। ये 66 का है, 2019 में ही शुरू हुआ है PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महा अभियान, ठीक है ना। इसमें कहा है कि जो पंप सेट है उसको सौर ऊर्जा से जोड़ के हम लोग किसानों को डीजल पर निर्भरता कम कर देंगे। अब सौर ऊर्जा को लाएंगे तो डीजल महंगा है चूँकि, तो इनको निर्भरता कम करना है और उनका पंप को सौर ऊर्जा से जोड़ देना है।
इस योजना को किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना है, उनकी आय को बढ़ाना है, जो आय दुगनी करने की जो चल रही थी। कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। अब डीजल जलाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही ना। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, योजना आपका बहुत कम है और ये सभी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये आप सोचोगे कि क्या ही पूछेगा इससे, लेकिन पूछता है, ठीक है ना। 24 क्वेश्चन है इसमें, तो हम लोग अभी 15 नंबर पे हैं। चलिए उसके बाद फिर गरीबी है आपका, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो सभी है, मतलब लगभग नौकरशाही को अलग करना, ये सारा चीज़ मेक इन इंडिया का, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है। तो मतलब कौन सा ऐसा नहीं है, तो कोई से सब तो है ही, तो इसलिए इसमें भी ई ही आंसर है, ठीक है ना। कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए क्या ही पढ़ना है, तो पता ही है आपको, आराम से आप अच्छे से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, भारत निर्माण का कौन अंग नहीं है। तो भारत निर्माण का अंग कृषि आधारित उद्योग ये तो नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण आवास है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, ग्रामीण टेलीफोनी है। भारत निर्माण जो है ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में शुरू किया गया था, ग्रामीण अवसंरचना से रिलेट करके, ठीक है, उनकी अवसंरचना का विकास करने के लिए। तो इसके तहत विद्युत, सड़क, दूर संचार, सिंचाई, आवास ये सभी शामिल है। कृषि आधारित उद्योग इसमें नहीं है, ओके। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। बताओ कौन सा गलत है। तो बी गलत है, क्योंकि कुओं का निर्माण का बात नहीं किया गया है कृषि सिंचाई योजना में। इसमें जल निकाय की मरम्मत, नवीकरण की बात की गई है, ओके। जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि की बात की गई है, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण का बात किया गया है, और जो है आपका कुओं का निर्माण का बात नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बताओ किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो आपको सभी पता है कि वृद्धा पेंशन योजना था, स्वास्थ्य बीमा योजना था, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा था, और LIC इससे कनेक्टेड है, ओके ना। तो ये आपको पता है, ठीक है। चलो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कह रहा है कि कौन इसमें अवयव नहीं है। तो ग्रामीण सड़क नहीं है। ग्रामोदय योजना में आपका जो है कि प्राथमिक शिक्षा है, पोषण है, प्राथमिक स्वास्थ्य, ये सभी ऑप्शन सही है। ग्रामीण सड़क नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो 2001 से प्रारंभ हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आवास, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सभी शामिल है। राष्ट्रीय विकास सेवा ये 1953 1953, ओके ना, 1953 2 अक्टूबर, फिर से आ गया आपका 2 अक्टूबर, एक जगह लिख लेना, ओके। उसके बाद वहाँ पे एरो देखिए, आप ऐसे 3 एरो देखिए, आप तीनों योजना का नाम लिख लेना, ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका डेट याद रहेगा 2 अक्टूबर को कौन कौन, ठीक है ना। एक तो सामुदायिक विकास वाला और एक और था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुभारंभ किया गया, 2 अक्टूबर 1953। हालांकि ये 53 में ही किया गया है, पूछा आपका 2022 में क्वेश्चन है, तो पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये नहीं समझना कि सिर्फ करंट ही पूछेगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन शामिल नहीं है। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है आपका, बॉक्सेस ही पढ़ लो, इसमें शामिल है सभी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है आपका 2007-8 में रबी सीजन से शुरू हुआ था। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 2011-12 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना तक गेहूं, चावल और दलहन का करीब चलता था। इसमें कि गेहूं जो है 10 मिलियन टन, चावल 8 मिलियन टन,
ठीक है। और दलहन जो है 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन होगा और कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करने के लक्ष्य को इसमें रखा गया था। फिर क्या हुआ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज के साथ इसको 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कर दिया गया। बाद में इंक्रीज करते गया इसमें, ठीक है ना। तो इंक्रीज करने के बाद इसका डेफिनेशन चेंज हो गया है ना। इस कार्यक्रम की अवधि 2019-20 तक बढ़ाते हुए अब 13 मिलियन टन फिर आपका फिर इसमें ऐड हो गया। इसलिए अब वर्तमान में क्या है बताओ, ये जो वर्तमान में आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM है, उसके तहत आप ऑयल सीड और पॉम ऑयल को भी डाल दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में ए था उस समय, लेकिन अब सभी है। ओके। मनरेगा का क्या उद्देश्य है? मनरेगा का उद्देश्य तो सबको पता है बाबा, इसमें क्या ही जानना है। हाँ, इसमें थोड़ा 2025 का कुछ ऐड किया है तो देख लेते हैं हम लोग। मनरेगा का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देना है। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट राज्य में थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ भी किया गया है, जो 100 दिन के अलावा 120 दिन, 110 दिन ऐसे। बिहार में कितना है बताओ। इसके तहत सारे अवसंरचना निर्माण वाले काम होते हैं, बाढ़ नियंत्रण वगैरह होता है। मनरेगा में व्यापक बदलाव की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया है। यह कानून एक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवार जिसके सदस्य स्वेच्छा से बिना कौशल वाले काम के लिए तैयार हैं 125 दिन की गारंटी प्रदान अब करता है। अब हम लोग क्या 125 दिन का गारंटी देते हैं, ठीक है ना। और ये जो है 2025 का जो है अधिनियम विकसित भारत जी राम अधिनियम जो है, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है। ये जो अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया है मनरेगा में, इसको व्यापक बदलाव करते हुए, और इसमें क्या किया गया है कि एक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवारों जिनके सदस्य स्वेच्छा से बिना स्किल वाले काम के लिए अब तैयार हैं, उनको 125 दिन की हम लोग गारंटी देते हैं। तो नया डिफिनेशन पता होना चाहिए ना, क्या है विकसित भारत जी राम। ओके, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, अब ख़त्म ही है आपका। जो 24 क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण समय अवधि अब आपका 2020-21 से 24-25, ठीक है ना। तो ये शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा फरवरी 2020 में ही इसको मंजूरी दे दिया गया था, जिसका समय अवधि अब चेंज हो गया है। और 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी समय अवधि 14 से 19 थी, ठीक है। ख़त्म ही है आपका, अब गरीबी आ गया। तो गरीबी से ना क्वेश्चन हम लोग गरीब बन के कल करेंगे, और सभी गरीब एक इकट्ठे होकर कल करेंगे। आज भर तो अमीर रहने दो। तो आपका 24 नंबर तक का क्वेश्चन आपका ये ख़त्म होता है। अब हम लोग कल गरीबी कर लेंगे। थैंक यू।